डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एमई 307 के पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, सीपीएम पार्ट, इनके बारे में पढ़ा था। पार्ट और सीपीएम में जो किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या उसमें ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में पढ़ा था और क्या क्या किस तरह से इसको करते हैं। अब आज इस पर इसको करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम दोनों की लेके इनको सोल्व करने की देखेंगे, ताकि इनसे पता चले कि पार्ट और सीपीएम से किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये पहले हम सीपीएम की प्रॉब्लम लेते हैं। तो सीपीएम में जैसे कि ये सामने एक प्रॉब्लम दिखाई गई है कि ये इस कॉलम में तो है एक्टिविटीज़ है, इस कॉलम में तो एक्टिविटीज़ है और इस कॉलम में ये उसकी प्रीसीडर एक्टिविटी कि जिस एक्टिविटी से पहले वाली कौन सी एक्टिविटी है और उसमें कितना टाइम लगता है, इस तरह से बनाया गया है। तो जैसे ए सबसे पहली एक्टिविटी है, फिर बी जो है वो ए के बाद शुरू होती है, इसमें 5 वीक लगता है, इसमें 3 वीक लगते हैं। सी जो है वो भी ए के बाद शुरू होती है, इसमें 7 वीक लगते हैं। डी जो है वो बी के बाद होती है शुरू, इसमें 10 वीक्स लगते हैं कंप्लीट होने में। सी जो है वो ई के बाद शुरू होती है और इसमें 5 वीक्स लगते हैं। और डी और ई जो है वो एफ जो है डी और ई के बाद शुरू होती है और इसमें 4 वीक्स लगता है। तो इस तरह से ये हमारे को प्रॉब्लम दी गई है, जिसके बेस में हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, ए एक्टिविटी आएगी, फिर ए एक्टिविटी से बी और सी शुरू होगी, ठीक है। और फिर जहाँ बी ख़त्म होगी वहाँ से डी शुरू हो जाएगी, और जहाँ सी ख़त्म होगी वहाँ से ई शुरू हो जाएगी, और जहाँ डी और ई दोनों ख़त्म हो रही है वहाँ से एफ शुरू होगी। तो इस तरह से ये बनाया हुआ डायग्राम है हमारा नेटवर्क डायग्राम। ये हमारी ए एक्टिविटी है, ये बी जो है ए के बाद आ रही, सी भी ए के बाद आ रही, डी बी के बाद आ रही है, ई जो है वो सी के बाद आ रही है, और एफ जो है वो ई के बाद आ रही है, एफ जो है वो डी और ई दोनों के बाद आ रही है। तो इस तरह से हमने ये नेटवर्क डायग्राम बनाया और इस पर ये नोट्स की मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और फिर हमने क्या किया, इसमें जितना जितना टाइम लगता है हर एक्टिविटी का वो लिख दिया है ये, ठीक है। ये जैसे 5 वीक लग रहे हैं, इसमें 7 वीक लग रहे हैं, ये 4 वीक लग रहे हैं, ये टाइम हमने लिख दिया। अब हम इस प्रॉब्लम के एनालिसिस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड पास बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारे को जैसे ये एक्टिविटी ई से शुरू करते हैं। ई जो है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ए एक्टिविटी का क्या 0 लेते हैं, इनिशियल एक्टिविटी 0, और इसके फिर 3 वीक बाद हमारा ये ए एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इस ए एक्टिविटी ख़त्म होगी तब बी और सी दोनों शुरू होगी। तो बी और सी शुरू होगी तो बी की जो है वो उसमें लगता है 5 वीक्स। तो बी जब कब ख़त्म होगी, जब 8 वीक्स के बाद, और सी ख़त्म होगी ये 3 और 7 10 वीक्स के बाद, ठीक है। तो वो 8 वीक्स में ख़त्म होगी, ये 10 वीक्स में ख़त्म होगी। उसके बाद अगर अपन वापस आगे बढ़े तो ये 8 एंड 10 18 वीक तक में डी कंप्लीट हो जाएगी, जबकि ई जो है कंप्लीट होगी 10 एंड 5 15, जबकि ई जो है 18 में खत्म। तो एफ कब शुरू हो सकती, जब तक कि ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ये 15 में हो रही है ई वाली और डी वाली 18 में हो रही है, तो हम एफ को 18 से पहले शुरू नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 18 ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो फाइनल एक्टिविटी एफ जो है उसको 4 वीक्स लगते हैं, तो 18 एंड 4 22 डेज में ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो ये ई वाला जो है ये हमारा फॉरवर्ड पास हो गया। अब हम इसी में बैकवर्ड पास में लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। तो लेटेस्ट जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट कितने बाई वीक्स 22 वीक्स में कंप्लीट हो रहा है, तो 22 वीक्स में ये कंप्लीट हो रहा है, तो हम उल्टा 22 वीक्स से चलते हुए उल्टा चलें, तो हम इसमें निकालें तो एल इज इक्वल टू 22, तो 4 वीक्स कम होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 18। तो ये 18 मतलब लेटेस्ट स्टार्ट हो सकती है एफ एक्टिविटी, ठीक है। इसी तरह से हम वापस उल्टा शुरू करें तो यहाँ 18 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और इधर 18 और यहाँ 5 है, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, मतलब ये 13 वीक पे चल सकता है। फिर इसी तरह से ये 13 माइनस 7, तो यहाँ आ जाएगा कितना 13 माइनस 7, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। जबकि इधर से 8 माइनस 5 तो आएगा 3,
तो अब हमारा बेसिकली ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे हम क्या इसमें कम वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ 3 आएगा तो L इज इक्वल टू 3 हमने लिया, ठीक है। इसके बाद जो A एक्टिविटी है कि वो 3 माइनस 3, तो ये 0 पे आ जाएगा। तो अब हम ये इस तरह से हमने फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में E और L की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। E तो है वो अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और L है जो वो लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम। इससे ये मतलब चलता है कि जैसे ये एक्टिविटी अर्लीस्ट 0 पे शुरू होती है और लेटेस्ट भी 0 पे शुरू करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी अर्लीस्ट 3 पे, ये भी 3 पे, ठीक है। इस तरह से अब हम इसमें देखें तो यहाँ जहाँ पे भी अपन देखें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है, L इज इक्वल 13 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। इसका मतलब इस पाथ पे, इस वाले पाथ पे जो है पूरे 2, 4, 5 में हम अगर 3 डेज का डिले हो जाए, किसी कारण से 3 वीक्स का डिले हो जाए, तो भी हमारा इस पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो डिफरेंस कहलाता है इसको कहते हैं स्लेक। ये जो डिफरेंस आ रहा है 3 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है, ये कहलाता है स्लेक। ये स्लेक जो है वो अर्लीस्ट फिनिश्ड और अर्लीस्ट सॉरी लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश, इसका डिफरेंस कहते हैं इसको, या लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, इसको हम स्लेक बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा यहाँ देखें तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम कोई भी इस तरह का अलाउंस नहीं है, यहाँ पे 3 वीक का है लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे को ये डिफरेंस जो आ रहा है ये 0 आ रहा है। तो जिस पाथ पे ये लेटेस्ट स्टार्ट और स्लेक जो है हमारा 0 आता है वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। तो इस केस में हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 5, 6, ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। और टोटल वर्किंग डेज जो लगेंगे हमारे को 22 डेज लगेंगे। और हमारे को बेसिकली ये जो क्रिटिकल पाथ जो बना हुआ है 1, 2, 3, 5, 6, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर हमारा इसमें अगर हम कहीं डिले होता है हमारा प्रोजेक्ट, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। तो इसलिए हमारे को इस तरफ विशेष ध्यान देना होता है। ये क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया किसका, किसी मतलब CPM की प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करते हैं। पर्ट की प्रॉब्लम भी इसी तरह से सोल्व करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे को थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा ही हो जाती है, कि उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक टाइम होता है। जैसा कि पिछले में बताया था, CPM जो है वो तो है डिटर्मिनिस्टिक है, जबकि पर्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो उसमें हमारे पास क्या जो होती है, 3 तरह की कॉस्ट होती है पर्ट के अंदर। एक TP जिसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं, एक TO जिसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट बोलते हैं, और TM जो है वो मोस्ट लाइकली टाइम है। तो इस तरह से ये 3 टाइम होते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जिसमें काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो कम से कम समय जिसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली टाइम वो जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है वो TP प्लस 4TM प्लस TO डिवाइडेड बाई 6, जिसमें TM को 4 का वेटेज दिया, एक तरह से ये समझ लो। तो इस तरह से ये निकालता है। तो ये एक्सपेक्टेड टाइम हम निकालेंगे पर्ट के केस में, और इस एक्सपेक्टेड टाइम से ही हम जैसे क्रिटिकल पाथ में एनालाइज किया पूरी प्रॉब्लम को, वैसे इस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है TP माइनस TU डिवाइडेड बाई 6, और वेरिएंस जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, तो TP माइनस TU डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। ये एक पर्ट की प्रॉब्लम है। पर्ट की प्रॉब्लम में आपको ये दिया हुआ है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे ये एक्टिविटी A है, सबसे पहली एक्टिविटी है, ठीक है। B जो है वो A के बाद शुरू होती है, C है वो A के बाद शुरू होती है, D है वो B के बाद शुरू होती है, E जो है वो C के बाद शुरू होती है, F है वो D और E दोनों के कंप्लीट होने पे शुरू होती है, G जो है वो भी D और E दोनों के कंप्लीट होने पे शुरू होती है, H जो है वो F के कंप्लीट होने पे शुरू होती है, और I जो है वो G पे शुरू होती है। तो इस तरह से इनकी प्रेसिडेंस हमारे को पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम A के बाद B और C, ठीक है। B और C के बाद D के बाद B के बाद D आ जाएगा, C के बाद E आ जाएगा। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, जो आगे मैं बताता हूँ। ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। जैसे ये हमारी ये A है, तो B जो है ये B और C जो A के बाद शुरू हुई है, D जो है वो B के बाद शुरू हुई है, ठीक है। E जो है वो C के बाद शुरू हुई है। अब देखो यहाँ F जो है D और E दोनों के बाद शुरू होती है। इसी तरह G भी है और E और D दोनों के बाद शुरू होती है, ठीक है। फिर H जो है वो F के बाद हो रही है, I जो है वो G के बाद शुरू हो रही है, और इस तरह से 8 पे हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
तो ये पूरा नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब हमारे को क्या इसमें वैल्यूज दी हुई, तीनों वैल्यूज, टीओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीएम जो कि मोस्ट लाइकली टाइम, और टीपी पेसिमिस्टिक टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये सबकी वैल्यू, हालांकि ए एक्टिविटी में ये टाइम लग रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, टीई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टीई का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो आएगा टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 2/3। ठीक है, इस वैल्यू तक। इसी तरह से हर एक एक्टिविटी के लिए हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ए के लिए 4, बी के लिए 6 आया, सी के लिए 10, 12, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे करेस्पॉन्डिंग। ए का 4, बी का 6, सी का 10, डी का 12, ये 9, 21, 22, 5, 3, ये सारी इस तरह से हमने ये वैल्यूज रख दी। अब बाकी वैसे ही करना जैसे हमने सीपीएम में जिस तरह से इसको कैलकुलेट किया था। तो जैसे सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास्ट में कैलकुलेट करते हैं, अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो ई जी इक्वल टू ये आएगा 0, तो 0 + 4, तो जो ए जो कंप्लीट होगा वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 + 6 10 में ये बी वाला कंप्लीट हो जाएगा, जबकि 4 + 10 ये 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो डी है वो बी के बाद शुरू होगा, तो ये कंप्लीट कब होगा, 10 + 12 22 में होगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि ये जो 14 + 9 कितना 23 में होगा। तो इसका मतलब एफ और जी जो है इसके बाद शुरू होते, तो ये 22 में था और ये 23 में था, तो हम 23 से पहले इसको एफ को और जी को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू के लिए 23 लिए। ठीक है, फिर 23 और 21 तो इधर आएगा 44, इसी तरह से 23 और 22 इधर आएगा 45। ठीक है, इसी तरह से फिर ये 44 + 5 आएगा कितना 49, जबकि 45 + 3 आएगा 48। तो इसमें से जो हायर होगा 49 वो हमने लिया। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कितने 49 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हम अब बैकवर्ड पास में चलेंगे और बैकवर्ड पास से हम इसमें लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लेटेस्ट मानते हैं हम 49 डेज, तो उल्टा चलेंगे तो इधर 49 - 5, तो इधर तो आएगा 4, और इधर आएगा 49 - 3, तो इधर आएगा 46। ठीक है, फिर इधर आएगा 44 - 21, कितना आएगा 44 - 21 तो 23, जबकि इधर 46 - 22 तो आएगा कितना 24। तो इन दोनों में से जो हायर होगा मतलब जो लोअर होगा वो लेंगे, तो वो क्या आएगा 23 आएगा। ठीक है, फिर इस 23 - 9 ये आ जाएगा 14, इधर 23 - 12 ये आ जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह से 14 - 10 यहाँ आएगा 4, जबकि यहाँ 11 - 6 यहाँ आएगा 5, जबकि 5 है तो यहाँ हम लोअर वैल्यू लेंगे, तो L = 4 लेंगे और 4 - 4 0। इस तरह से ये बैकवर्ड पास में लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा एम है स्लैक निकालना। तो स्लैक अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, यहाँ पे 0 है, इधर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो इस तरह से जिस पाथ में स्लैक जो 0 आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 6 और 8। तो इस तरह से ये हमारा क्रिटिकल पाथ बन गया, और इस क्रिटिकल पाथ पे हमारे को विशेष ध्यान देना है कि ये हमारा प्रोजेक्ट इसी को से डिले हो सकता है, इस तरह से हमने निकाल सकता है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी पे है, तो इसमें हम फर्दर एनालिसिस से निकाल सकते हैं कि 49 डेज में कितने % चांसेस है, या 50 डेज में कंप्लीट होने के कितने % चांसेस है, 45 डेज में कितने % कंप्लीट होने के चांसेस है। तो हम क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है उसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो ये वैसे क्या है कि फर्दर इतना आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन इसको पर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हम सीपीएम और पर्ट को किस तरह से प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं इसके बारे में बताया। इसके बारे में और भी आगे हुआ तो मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके और आपको इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको इसको करने का तरीका इजीली मिल जाए। धन्यवाद।